आदिल और कामिनी की बेटी दीक्षा को अक्सर पागलपन के दौरे पड़ते थे। वह गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी। माता पिता को सयानी हो चली दीक्षा की शादी की चिंता सता रही थी। शादी की उम्र आने से पहले उसकी बीमारी का इलाज कराना बेहद ज़रूरी था। आदिल का खाता पीता परिवार था। उनकी अच्छी खासी खेती बाड़ी थी। उन्होंने गांव शहर के सभी डॉक्टरों और वैद्यों के नुस्खे आजमाए, पर कोई इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। दीक्षा को पागलपन के दौरे थमे नहीं। दौरा पड़ने पर उसकी आवाज़ अजीब सी भारी हो जाती थी। वह ऊट-पटांग बकती थी, चीज़ों को इधर-उधर फेंकती थी। कुछ देर बाद दौरा थम जाता था और दीक्षा शांत हो जाती थी और उसे नींद आ जाती थी। नींद खुलने पर उसका बर्ताव ठीक हो जाता था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसे कुछ याद नहीं रहता था। सरकारी अस्पताल का कंपाउंडर छेदीलाल आदिल के घर आया था। आदिल ने पिछले साल सरकारी अस्पताल के तमाम चक्कर लगाए थे। अस्पताल में डॉक्टर हफ्ते में केवल 3 दिन आते थे। डॉक्टर की लिखी पर्ची के मुताबिक छेदीलाल दवा बनाकर देता था। छेदीलाल लालची था। वह मनमानी करता था, मरीजों से पैसे ऐंठता था। पैसे नहीं देने पर वह सही दवा नहीं देता था। वह दीक्षा की बीमारी से वाकिफ था। उसे मालूम था कि दीक्षा की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया है। आदिल ने डॉक्टरी इलाज में पानी की तरह रुपया बहाया था, लेकिन निराशा ही हाथ लगी थी। छेदीलाल को इस बात की भी खबर थी, दीक्षा को तांत्रिक को दिखाने की ज़रूरत है। यह सब डॉक्टर के बूते के बाहर है। छेदीलाल ने कामिनी को सलाह दी, झाड़ फूँक ज़रूरी है। मैं कब से जिद कर रही हूँ, इनको भरोसा ही नहीं है। कामिनी ने हामी भरी। मैंने एक तांत्रिक के बारे में काफ़ी सुना है। उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। वे उज्जैन शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, गांव शहर घूमते रहते हैं। अब उन्होंने यहाँ पहाड़ी के पुराने मंदिर में धुनी रमाई है। ऐसा कहते हुए छेदीलाल ने एक छपी छपाई पर्ची कामिनी को थमाई। उस समय आदिल अपने खेतों की सैर पर निकले थे। जब वे घर लौटे तो कामिनी ने उनको छेदीलाल की दी हुई पर्ची थमाई और दीक्षा को तांत्रिक के पास ले जाने की जिद पर अड़ गई। दरअसल जब दीक्षा को दौरे पड़ते थे तब कामिनी को ही झेलना पड़ता था। वे दीक्षा के साथ ही सोती थी। चिंता से देर रात तक उन्हें नींद नहीं आती थी। वे बेचारी करवटें बदलती रहती थीं। कामिनी की जिद के सामने आदिल को झुकना पड़ा। कामिनी और दीक्षा को साथ लेकर वे पहाड़ी के एक पुराने मंदिर में पहुंचे। मंदिर के साथ 3 कमरे थे। वहां बरसों से पूजा पाठ बंद था। तांत्रिक के एक चेले, जो तांत्रिक का सहयोगी और सेक्रेटरी था, उनका स्वागत किया। तांत्रिक के सेक्रेटरी ने अपने देह पर सफ़ेद बबूत मल कर रखी थी और चेहरे पर गहरा लाल रंग पोत रखा था। सेक्रेटरी ने फीस के तौर पर 1000 रुपये वसूले और तांत्रिक से मिलने की इजाज़त दे दी। तांत्रिक ने भी अपनी देह पर बबूत मल रखी थी, चेहरे पर काला रंग पोत रखा था। दाएं बाएं दोनों तरफ नरमुंड और हड्डियां बिखेर रखी थीं। वह हवन कुंड में लगातार कुछ डाल रहा था और मन ही मन कुछ बुदबुदा भी रहा था। जल्दी बता, क्या तकलीफ है? तांत्रिक ने सवाल किया। बेटी को अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ, कामिनी ने बताया। शैतान दवा से पीछा नहीं छोड़ता। अतृप्त आत्मा का देह में बसेरा है, सब उसी के इशारे पर होता है, कहकर तांत्रिक ने दीक्षा को सामने बिठाया। हाथ में हड्डी लेकर उसके चेहरे पर घुमाई और जोर-जोर से मंत्र बोले। शैतान से कैसे निजात मिलेगी बाबा? पूछते हुए कामिनी ने हाथ जोड़ लिए। अतृप्त आत्मा है, उसे लालच देना होगा। बच्ची की देह से निकाल कर उसे दूसरी देह में डालना होगा, तांत्रिक ने बताया। हमें क्या करना होगा? इस बार आदिल ने पूछा। अनुष्ठान का खर्च उठाना पड़ेगा, दूसरी कुंवारी देह का जुगाड़ करना होगा। आत्मा दूसरी देह में ही जाएगी, तांत्रिक ने बताया और दोबारा पूरी तरह से तैयार होकर आने को कहा। आदिल सुलझे विचारों के थे। उन्होंने अपनी ओर से मना कर दिया। वैसे वे खर्च उठाने को तो तैयार थे, लेकिन दूसरी देह यानी दूसरे की बेटी लाने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। उनकी दीक्षा की बीमारी किसी दूसरे की बेटी को लगे, वे ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन कामिनी जिद पर अड़ी थी। अपनी बेटी के लिए वे हर तरह का जोखिम उठाने को तैयार थीं। आदिल ने यह बात सोचकर जल्दी ही कुछ करने की बात कही।
एक रात को आदिल और कामिनी अपनी बेटी दीक्षा को साथ लिए बैलगाड़ी में सवार होकर पहाड़ी मंदिर की ओर निकल पड़े। गाड़ी में उनके साथ एक कुंवारी लड़की और थी। बैलगाड़ी में टप्पर लगा था, जिससे सवारियों की जानकारी नहीं हो सकती थी। दोनों लड़कियों को चादर से लपेट कर बिठाया गया। तांत्रिक के सेक्रेटरी ने देह परिवर्तन अनुष्ठान के खर्च के तौर पर 10,000 रुपये की मांग की। आदिल तैयार होकर आए थे। उन्होंने रुपए जमा करने में कोई आनाकानी नहीं की। अनुष्ठान देर रात को शुरू होगा और यह 3 रातों तक चलेगा, सेक्रेटरी ने बताया और अनुष्ठान पूरा होने के बाद आने को कहा। आदिल और कामिनी अपने घर वापस लौट आए। कामिनी को उम्मीद थी कि तांत्रिक के अनुष्ठान से दीक्षा ठीक हो जाएगी। दोनों लड़कियों को एक कमरे में बिछे बिस्तरों पर बिठाया गया। अनुष्ठान से पहले उन्हें आराम करने को कहा गया। तांत्रिक ने लड़कियों के सेवन के लिए नशीला प्रसाद और पेय भिजवाया। नशीले पेय के असर में दोनों लड़कियों को अपने देह की सुध नहीं रही। वे अपने बिस्तरों पर बेसुध लेट गईं। तांत्रिक और उसके सेक्रेटरी ने देर तक दारू गांजे का सेवन किया। नशे में धुत वे दोनों लड़कियों के कमरे में घुस आए। अनुष्ठान के नाम पर उनका लड़कियों के साथ गंदा खेल खेलने का इरादा था। उनको कुंवारी देह की भूख थी। वे ललचाई आंखों से बेसुध लेटी कच्ची उम्र की लड़कियों को घूर रहे थे। थोड़ी ही देर में वे उनकी देह पर टूट पड़े। दीक्षा के साथ आई दूसरी लड़की झट से उठी। उसने तांत्रिक के सेक्रेटरी को जोरदार घूंसा जमाया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। दीक्षा ने भी तांत्रिक को झटक कर जमीन पर गिरा दिया। नशे में धुत तांत्रिकों से निपटने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मौके पर पुलिस के कई जवान भी आ गए। उन्होंने उन दोनों को हथकड़ी पहना दी। आदिल को इस तरह के फरेब का पहले से ही डर था। उन्होंने थाने जाकर पूरी रिपोर्ट दी थी। थानेदार ने ही दूसरी देह का इंतजाम किया था। दूसरी लड़की सुनैना थाने में काम करने वाली एक महिला पुलिस की बेटी थी। उसने जूडो कराटे की ट्रेनिंग ली थी। वह इस मुहिम में जुड़ने के लिए फौरन तैयार हो गई थी। सुनैना को नशीली चीज व पेय से बचने की हिदायत दी गई थी। उसे हमेशा सतर्क रहने और तांत्रिकों को भरमाने के लिए जरूरी स्वांग भरने की भी सलाह दी गई थी। हथियारबंद जवानों को पहाड़ी मंदिर के आसपास तैनात रहने के लिए भेजा गया था। जवानों ने वर्दी नहीं पहनी थी। कामिनी को इस मुहिम की कोई खबर नहीं थी। सरकारी अस्पताल के कंपाउंडर छेदीलाल ने यह सारी साजिश रची थी। उसने अपने ससुराल के गांव के 2 नशेड़ी आवारा दोस्तों चंदूलाल और मनोहर को नशे के लिए पैसे का जुगाड़ करने और जवानी के मजे लेने का आसान तरीका समझाया था। थाने में पिटाई हुई तो चंदूलाल और मनोहर ने सच उगल दिया। छेदीलाल को नशीली दवाओं व दिमागी मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की अधकचरी जानकारी थी। उसे अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को इस प्रपंच के लिए जेल की हवा खानी पड़ी। छेदीलाल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आदिल को उनके रुपए वापस मिल गए। थानेदार ने जयपुर के एक नामी मनोचिकित्सक का पता बताया। उनकी सलाह के मुताबिक आदिल ने दीक्षा का इलाज जयपुर में कराने का इरादा किया। कामिनी ने हामी भरी। इससे दीक्षा के ठीक होने की उम्मीद अब जाग गई थी। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।